अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में प्रैक्टिकल्स के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके पीबीएस सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है हमारे पास। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है एटीपी। बायो एनर्जेटिक्स में एटीपी का किरदार, एटीपी का पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरा सवाल एटीपी के बारे में आ जाता है, जिसमें एटीपी का ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से एटीपी जो है वो बनती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, कैसे खुराक का जो खुराक है वो कैसे एनर्जी उससे बनती है, एटीपी का जो है वो स्टोर कैसे होता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और इस तरह हाईलाइट करते जाना है। जो भी आप जो है चैप्टर को पहले पूरा रीड करें, रीड करने के बाद आप इसको जो भी आपको टॉपिक या जो लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है, जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करते जाएं। ये आपका एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी मेमोरी के लिए भी कि आपकी मेमोरी में ये रहे। जो हाईलाइट करते जाएंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसको जब आप दोबारा रीड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप उन्हीं को रीड करेंगे जिस तरीके से मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। तो जानदारों में जो है जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं और जो है उनकी ये वाली डायग्राम ये भी पेपर में कभी आ जाती है और ये भी आपने याद करनी है। उसके बाद एटीपी पूरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एटीपी का स्ट्रक्चर के जिसको सेल्स एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है और ये वाला इसका डायग्राम कि कैसे जो है एटीपी से एडीपी बनता है, एडीपी से एएमपी बनता है, फिर एएमपी से कैसे एडीपी आ जाता है, एडीपी से एटीपी आ जाता है। ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी साख्त जो इसका स्ट्रक्चर एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये वाली इक्वेशन बहुत ज़्यादा हाईलाइट कीजिए इसको और इसको याद रखिए, बार बार पढ़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है जिसके आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं वो है फोटोसिंथेसिस। इसको तो आपने हर हाल में जो है वो याद करना है, रीड करना है, बार बार इसको रीड करें। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, ये इसकी इक्वेशन है। ये आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीबीएस सिस्टम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बार बार इसको रिपीट कीजिएगा याद करने के लिए, वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास ये वाली डायग्राम इसको बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस करें, ये भी पेपर में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं उनमें लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है ये पॉइंट में दिया हुआ है। इसकी ये डायग्राम है जिसको जेड स्कीम कहा जाता है। ये पूरा आपने जो लाइट रिएक्शंस हैं और डार्क रिएक्शन हैं, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, इनको बहुत अच्छे से याद करना है, इनकी बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है। ये डार्क रिएक्शन जिसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है और इसकी ये वाली डायग्राम समझा हुआ होगा आपने, इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं जो फोटोसिंथेसिस के हैं, लाइट रिएक्शन के, डार्क रिएक्शन के बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक है, ये भी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कोई ना कोई एक फैक्टर इसको पूछ लेते हैं, क्लोरोफिल का क्या जो है वो रोल है लाइट का और क्लोरोफिल का जो है फोटोसिंथेसिस के में, और उसके बाद रोशनी का, ये जैसे मैंने आपको बताया लाइट और क्लोरोफिल का। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है ये प्रैक्टिकल वर्क।
ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है ये आपका पीबीए सिस्टम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूर इसको फोकस कीजिएगा। ये वाला प्रैक्टिकल तो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ये आपने करना है। मैट्रिक के में भी सिलेबस में, जबकि मैट्रिक का सिस्टम जो अभी पीबीए नहीं है उनकी परफॉर्मेंस है, तो उसमें भी ये प्रैक्टिकल मैट्रिक के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि फोटोसिंथेसिस का आपने सबूत देना है कि किस तरह फोटोसिंथेसिस होती है, उस दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। ये पूरा हाइपोथेसिस से लेकर पूरा यहाँ पे प्रोसीजर तक, और ये जो डायग्राम दी हुई है ये वाली डायग्राम, ये सब आपने थ्योरी के लिहाज से भी और प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक और है स्टार्च की मौजूदगी की तहकीक, यानी स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसके अलावा है हमारे पास ये स्टार्च का टेस्ट है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। मैं आपको बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि ये जितना प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है ये आपने सारा जो है बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है प्रैक्टिकल के लिए, पीबीए सिस्टम के लिए। एक और प्रैक्टिकल वर्क जिसमें दिया हुआ है कि रोशनी ज़रूरी है, ये आपने पीबीए के लिए बहुत पढ़ना है और थ्योरी के लिए भी पढ़ना है। उसके अलावा एक और प्रैक्टिकल वर्क है कि इस बात की तहकीक करना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, फोटोसिंथेसिस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हीं के ये प्रैक्टिकल वर्क हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेस्पिरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये दोनों, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले कि रेस्पिरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और इसकी एक इक्वेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी कीजिएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ज़रूर आपने करना है कि अल्कोहलिक में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, कि पायरुविक एसिड और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो तोड़ा जाता है, और लैक्टिक एसिड में क्या होता है, किन जो है वो जानदारों में होता है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस ये भी कभी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपका है ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन के तहत जो है वो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि जो ग्लूकोज है उसके से जो उसका मॉलिक्यूल टूटता है और दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, पीएडीपी और एनएडीपी। ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बहुत अच्छे से याद करना है। कभी कभी जो है एक टॉपिक ये भी आ जाता है रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट, ठीक है, और ये उसके मजमूई तौर पर सारे रिएक्शंस हैं। कभी ये डायग्राम भी आ जाती है, तो डायग्राम्स का भी बहुत अच्छा जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिकल वर्क आता है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल वर्क आपने सारा प्रैक्टिकल वर्क जो है ये आपने ज़रूर पढ़ना है, इसको बिल्कुल इसको याद करना है, इसकी तवज्जो देनी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये सारे प्रैक्टिकल मैट्रिक में भी दिए हुए हैं, ये कि रेस्पिरेशन के दौरान, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस के पढ़े थे उसी तरह ये रेस्पिरेशन के हैं। ये वाला प्रैक्टिकल वर्क इसको बहुत अच्छा पढ़ना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये भी आपने ज़रूर याद करना है। और यहाँ पे ये वाला एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये भी आपने याद करना है। तो इस लिहाज से आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बायो एनर्जेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं और प्रैक्टिकल भी इसमें से बहुत सारे बनते हैं।
तो ये चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। दिन बहुत कम रह गए हैं। रोज़ाना एक चैप्टर रीड कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए और दूसरे दिन दूसरा चैप्टर रीड करेंगे तो पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर रीड करेंगे तो पहले और दूसरे को रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने का टाइम जो है वो आपका कम से कम होता जाएगा। पहले चैप्टर जो आप करंट कर रहे होंगे चैप्टर, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। जो रिवाइज करेंगे वो ग्रेजुअली उसका टाइम जो है आपका कम होता जाएगा। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है और आपको पता चल गया कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कैसे इसको तैयार करना है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।